दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर मेंस आंसर राइटिंग कोर्स। स्पेशली ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर होने वाला है जो पहली बार मेंस में अपीयर होने वाला है, क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट प्रीलिम्स को क्लियर नहीं करता तब तक मेंस की आंसर राइटिंग एक बहुत ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट होती है उसकी प्रिपरेशन का। हम आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाएगा? कोई ना कोई टॉपिक लेगा, इस टॉपिक पे कोई ना कोई डिमांड लेगा, टॉपिक और डिमांड को किसी न किसी डायरेक्टिव के अंदर पिरोगे क्वेश्चन को फ्रेम करें। दिस इज व्हाट द यूपीएससी विल डू। नाउ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनके पास बहुत सारे कोर्स प्रिपेयर्ड है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्टली अपने कोड को डंप कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो कोड थीम का कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्ली सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप इस बार मेंस 2026 में अपीयर कर रहे हो तो आप इस क्यूआर कोड का यूज करके हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम के बारे में इंक्वायर कर सकते हो। और स्मैश मेंस प्रोग्राम थ्रू मेंटरशिप विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल, जिससे आप मेंस के एग्जाम को निकाल सकते हो। Hello everyone, this is the third lecture of our mains answer writing course and there will be a total of 5 lectures in this particular series. शुरू के 2 lectures already YouTube पे अपलोड हो चुके हैं। आप सिविल जेली के YouTube चैनल पे जाएं और इसको जरूर देखें। They will greatly help you. Now इस सीरीज को हमने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है जो इस बार मेंस 2026 में अपीयर होने वाले हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, चाहे आप बिगिनर हो, वेटरन हो या रैंकर हो, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ मेंस आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना पाएंगे। स्पेशली ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर होने वाला है जो पहली बार मेंस में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट प्रीलिम्स को क्लियर नहीं करता तब तक मेंस की आंसर राइटिंग एक बहुत ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट होती है उसकी प्रिपरेशन का। नाउ अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अपनी मेंस के फंडामेंटल्स पे ग्रिप बनाना चाहते हैं, आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स पे, तो आप इस सीरीज को रिगरसली फॉलो करें। नाउ इन दिस सीरीज मैं आपके ट्रेडिशनल वे ऑफ मेंस आंसर राइटिंग का जो अप्रोच है उसको कंप्लीटली चेंज कर दूंगा और आपको एक मोर ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक वे ऑफ मेंस आंसर राइटिंग सिखाऊंगा जो ज़्यादा अलाइंड है विद द इवॉल्विंग डिमांड्स ऑफ यूपीएससी। नाउ आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स के 5 लेक्चर्स के थ्रू आप क्या सीखने वाले हो उसको समझ लेते हैं। सो जो पहला दूसरा लेक्चर था वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। द फर्स्ट लेक्चर वाज ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और दूसरा लेक्चर था डिकोडिंग डायरेक्टिव, दैट इज टेल वर्ड्स। इसको आप जाएं, जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है वहाँ पे। द थर्ड लेक्चर टुडे इज ऑन फ्रेमवर्क्स टू राइट इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छा डिमांड को एड्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। और एक इंप्रेसिव स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि चाहे इवैल्यूएटर आपकी कॉपी में कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, आपके इंट्रोडक्शंस को जरूर पढ़ेगा। सो अगर आपको अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने आता है तो हमेशा आप एक अच्छे मार्क्स अपने लिए लेके आ पाओगे। सिमिलरली चौथा जो लेक्चर होने वाला है वो कंक्लूजन्स पे होगा और ये जो चारों लेक्चर हैं ये आपको हेल्प करेंगे GS 1, 2, 3 और 4 में। आपको पता होगा कि GS 4 का जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है, जहाँ पे 10 क्वेश्चंस थ्योरी के होते हैं, 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो कोटेशन बेस्ड होते हैं और 6 केस स्टडीज होती हैं। तो आपको ये 4 लेक्चर्स हेल्प करेंगे इथिक्स के 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन के साथ डील करने में, बट कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी के लिए हमने 5वां लेक्चर बनाया है जो कि आपको हेल्प करेगा हाउ टू डील विद कोटेशन एंड केस स्टडीज बेसिकली, क्योंकि इनके फ्रेमवर्क्स अलग होते हैं। नाउ अगर आप इस बार मेंस 2026 का एग्जाम में अपीयर करने वाले हो और आप बहुत श्योर हो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट द मेंस प्रिपरेशन बेसिकली, राइट। एंड फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी पुरानी कॉपी हमें इस QR कोड के थ्रू भेज सकते हो ताकि हम आपकी कॉपी का ब्लाइंड स्पॉट देख पाएं और आपको एक कोर्स करेक्शन सजेस्ट कर पाएं। ऑल्सो यू कैन इंक्वायर अबाउट आवर प्रोग्राम दैट इज स्मैश मेंस प्रोग्राम, जो कि आपको हेल्प करेगा मेंस की प्रिपरेशन में बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ऑल्सो देयर आर स्टूडेंट्स हु resides in ORN एरिया या करोल बाग एरिया, they can meet me offline at Civil Jelly office which is in Apsara Arcade near करोल बाग मेट्रो। Now without wasting time हम आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, which is framework for writing effective introduction, right। तो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में समझाया था कि अगर आपके पास कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन आ जाए, राइट, तो आप उसको पढ़ने के बाद सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करोगे कि इसकी फ्रेमिंग क्या है। बेसिकली स्टेप 1 क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, कि आप उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ जाओ कि फ्रेमिंग किस टाइप की है। और यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के क्वेश्चन को फ्रेम करता है। हमने ये कैसे निकाला है पिछले 10 से 12 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद, राइट। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे वो इन 4 टाइप्स में से किसी एक टाइप की फ्रेमिंग होगी बेसिकली। तो सबसे पहला ये स्टेप आपका ये है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जब भी आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लेते हो तो स्टेप 2 इज कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में से जैसे आपने टाइप पकड़ लिया कि टाइप ये है, और इसके बाद आप क्या करोगे सेकंड स्टेप, दैट इज आइडेंटिफाई द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ थीम क्या होता है क्वेश्चन का? क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक पे बना होगा, राइट। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाएगा। कोई ना कोई टॉपिक लेगा, इस टॉपिक पे कोई ना कोई डिमांड लेगा, ठीक है, और डिमांड को, टॉपिक और डिमांड को किसी न किसी डायरेक्टिव के अंदर पिरोगे क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, राइट। दिस इज व्हाट द यूपीएससी विल डू। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझनी है और स्टेप 2 क्या है कि आपको क्वेश्चन का थीम निकालना है और डिमांड निकालना है।
राइट। इस लेक्चर में हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ थीम तक ही लिमिट रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट। नाउ थीम इज व्हाट? द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। और जो टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन होता है उसी को हम क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर रूल बेसिकली, राइट। डिमांड क्या होता है? उसी टॉपिक पे कुछ भी फैक्चुअल या एनालिसिस पार्ट जो यूपीएससी आपसे पूछना चाह रहा है, जिसको हम कहाँ लिखते हैं? बॉडी में लिखते हैं। तो थीम एंड डिमांड अप्रोच विल गिव यू व्हाट? इंट्रो एंड बॉडी। सो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है तो मुझे थीम ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तभी मैं इंट्रोडक्शन लिख पाऊंगा। अब किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्या फ्रेमवर्क्स है, वो हम अभी इस लेक्चर में समझ जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं और उसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइप 1 लिया, दैट इज स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। नाउ स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में समझाया है, बट फिर भी आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगा, जैसे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद डॉट लगने के बाद इलैबोरेट लिखा होगा, दैट इज डायरेक्टिव। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है और इसके बाद डायरेक्टिव लगा हुआ। सो दिस टाइप ऑफ फ्रेमिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। नाउ इस टाइप ऑफ फ्रेमिंग जो टाइप 1 है, इसके अंदर भी 2 सब टाइप होते हैं। क्वेश्चन जो है हो सकता है सिंगल थीम पे आ जाए, राइट, सिंगल थीम पे आ जाए, या क्वेश्चन जो हो सकता है मल्टीपल थीम्स इंटरलिंक पे आ जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में एक ही टॉपिक हो सकता है कि मल्टीपल टॉपिक को इंटरलिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, राइट। सो उसको कैसे देखेंगे, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सो ये जो दोनों क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे हैं, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, दैट इज स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। बट जो पहला क्वेश्चन है इट इज ऑन सिंगल थीम। सिंगल थीम का मतलब क्या? सिंगल टॉपिक पे बेस्ड है। अगर आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, इलैबोरेट। यानी कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो टॉपिक फाइंड करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन के कीवर्ड पे फोकस करोगे, तो आपको कीवर्ड पे फोकस करने के बाद ये पता चला कि इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप हमारे क्वेश्चन की क्या है? थीम है। और थीम क्या होता है? टॉपिक है, ठीक है। क्या म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारा टॉपिक हो सकता है क्या? कभी नहीं। को डेवलपमेंट टॉपिक हो सकता है क्या? नहीं। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप टॉपिक हो सकता है क्या? नहीं। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर थीम पे है, दैट इज हमारा टॉपिक क्या है? इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, राइट। अब इसी को मुझे क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब कैसे लिखना है वो आगे हम अभी देखने वाले, राइट। उसी तरह जब आप दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन अगर पढ़ोगे मेरे साथ, विद द वैनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट फॉर सोवरेन नेशनलिज्म। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वैनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो ए कीवर्ड, राइट। दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक, दिस इज ऑल्सो अ थीम, और सोवरेन नेशनलिज्म अपने आप में भी एक टॉपिक है, राइट। ये भी एक थीम है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था, 2 थीम इंटरलिंक होके क्वेश्चन बना हुआ है, दैट इज वैनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी कि डी ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली डी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और क्रॉस सोवरेन नेशनलिज्म, क्रॉस सोवरेन नेशनलिज्म, यानी कि हमारे पास ये मल्टीपल थीम पे क्वेश्चन है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्व करके पता चलेगा, ठीक है। आपकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस पर पता चलेगा, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको आ जाएगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंगल थीम वाले कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसका इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, दे आर बेस्ड ऑन द सिंगल थीम बेसिकली। ये सारे टाइप 1 क्वेश्चन है, दीज आर टाइप 1, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दीज आर टाइप 1 और सारे सिंगल थीम पे, सारे सिंगल थीम पे। और आपको जाके PYQs पे यही प्रैक्टिस करना है, उसकी थीम निकालनी है, उसका टाइप समझना है, ताकि आप मोर ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक हो पाओ अपनी आंसर राइटिंग को लेके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग एंड रिफॉर्म टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबार्टन क्लासेस डिस्कस। तो यहाँ पे ये पर्सनालिटी ही हमारे क्वेश्चन की थीम है, यही टॉपिक है हमारा, ठीक है, यही टॉपिक है हमारा। तो सिंगल थीम है। यहाँ पे देखो, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो पाला पीरियड हमारा जो है ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, पाला डायनेस्टी हमारी टॉपिक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है सिंगल थीम पे बने हुए। नाउ आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो थीम हमने ऑलरेडी निकाली थी, विच इज व्हाट? थीम क्या थी हमारी? इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप। नाउ हमने अपने स्टूडेंट्स को पहले से समझाया होता है कि आप कंट्री स्पेसिफिक कोड्स प्रिपेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अफ्रीका है तो उसका एक कोड प्रिपेयर कर लो, इंडिया US है तो उसका आप एक कोड प्रिपेयर कर लो। सिमिलरली अगर इंडिया रशिया है उसका कोड प्रिपेयर कर लो, मे बी इंडिया इजराइल है तो उसका कोड आप प्रिपेयर कर लो। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे किसी बायलैटरल रिलेशन पे, तो आप डायरेक्टली कोड को अपने इंट्रोडक्शन में डाल के वैल्यू ऐड कर सकते हो।
लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ने यहाँ पे इंडिया अफ्रीका पे कोड प्रिपेयर किया होता और कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दिया होता अपने आंसर में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पढ़ पाओ अगर मेरे साथ इंट्रोडक्शन को, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडिया अफ्रीका हैव वॉक्ड अ लॉन्ग जर्नी टुगेदर फ्रॉम फाइटिंग colonialism to facing common challenges of poverty, inequality and climate change. This is said by S. Jaishankar. Now, इस पर्टिकुलर कोट में कहीं भी डिजिटल पार्टनरशिप का रेफरेंस है ही नहीं, राइट? और जब तक आपके इंट्रोडक्शन में थीम का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तब तक आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे। नाउ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनके पास बहुत सारे कोर्स प्रिपेयर्ड है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्टली अपने कोड को डंप कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो कोड थीम का कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्ली सेट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब तक वो नहीं कर रहा है तब तक आप उसको डंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं कम ही रहेंगे फिर, राइट? नाउ ये तो हो गई कि अगर एक स्टूडेंट कोड प्रिपेयर ऑलरेडी किया हुआ होता तब की बात। अगर एक स्टूडेंट कोड प्रिपेयर नहीं किया है और उसके सामने इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप करके थीम आ जाए तो कैसे इंट्रोडक्शन को लिख सकता है, उसको जरा देखो यहाँ पे। तो ऐसा इंट्रोडक्शन किस कैटेगरी में आएगा? डेफिनेशन बेस्ड और रीफ्रेजिंग बेस्ड बेसिकली, ठीक है? यानी कि आप क्वेश्चन के ही कुछ पार्ट्स को रिफ्रेज करके अपने इंट्रोडक्शन में डालने की कोशिश कर रहे होगे और कुछ डिफिनेशनल एस्पेक्ट का हेल्प ले रहे होंगे बेसिकली, राइट? वो कैसे करते हैं आप यहाँ देखो। तो अगर आप ये वाला इंट्रोडक्शन देखोगे मेरे साथ, तो यहाँ पे हमने थीम लिखा हुआ है, ठीक है? और आप थीम के अंदर देखोगे यहाँ लिखा हुआ डिजिटल, राइट? सो डिजिटल वाला एस्पेक्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्या, कि इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप रिफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स, ठीक है? यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्टनरशिप पे लिखा है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशनशिप, तो ये यहाँ के ऐड हो गया, राइट? और उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा बेसिकली, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ यहाँ पे, तो आप देखोगे फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म साउथ साउथ कॉपरेशन, जो कि कहाँ से आया, यहाँ से रिफ्रेज करके आया, यहाँ से रिफ्रेज करके आया। सो कभी भी आपके पास इस तरीके की थीम आ गई तो आप इस तरीके से सोच सकते हो लिखने का इंट्रोडक्शन। दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम बेसिकली, राइट? कि इन्हीं वर्ड्स के साथ प्ले करके और रीफ्रेजिंग करके क्वेश्चन का आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन को लिखने की कोशिश करोगे। और इतना भी अगर आपको दिमाग में क्लिक कर गया एग्जाम के अंदर तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे बाकी लोगों से, राइट? नाउ ये सारे इंट्रोडक्शन अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि खराब है, राइट? बट नंबर आपको तब मिलेगा जब आप एक रीसेंट कॉन्टेक्स्ट डाल पाओ और इंटरलिंक कर पाओ। यू नो दैट कि इंडिया अफ्रीका के बीच में जो भी अभी तक रिलेशनशिप रहा है, इंडिया सिर्फ अफ्रीका को एड करती थी, हेल्प करती थी। कोई हमारा एक को डेवलपमेंट प्लान नहीं था, राइट? को डेवलपमेंट प्लान नहीं था हमारे पास इंडिया अफ्रीका के साथ। सो नाउ पार्टनरशिप तब होती है जब आप साथ मिलकर डेवलपमेंट कर रहे होते हो और सिर्फ एड देने से पार्टनरशिप नहीं होती। तो अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता है और इंडिया ने क्या हेल्प किया है बेसिकली अभी रिसेंट टाइम्स में अफ्रीका को विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल एस्पेक्ट, वो अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में डालोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख पाओ यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम यूपीआई एक्सपेंशन टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्शन अक्रॉस 12+ नेशंस ऑफ अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका टाइज हैव मूव फ्रॉम एड टू को डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म साउथ साउथ कॉपरेशन। अब फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लॉन्ग टर्म साउथ साउथ कॉपरेशन कहाँ से आ रहा है? ये हमारा यहीं से रिफ्रेज होकर आ रहा है। बट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया कि रिसेंटली में इंडिया ने यूपीआई एक्सपेंशन में हेल्प किया है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प किया है 12+ अफ्रीकन नेशंस को, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव पुट इन द इंट्रोडक्शन। तो इस तरीके का अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो करंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। और मैंने आपको तीनों तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना सिखा दिया और किस पे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं इस समय यूपीएससी में, वो भी बता दिया, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज दिस। द क्वेश्चन सेज पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इन्यूमरेट। तो अगर आप देखोगे सिंगल थीम पे क्वेश्चन है, दैट इज पाला पीरियड। पाला पीरियड पे क्वेश्चन है। अब पाला पीरियड पे कोई डेफिनेशन तो हो नहीं सकती, या पाला पीरियड का कोई एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन को? इसको जरा सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे अगर आपके पास थीम आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या टाइम पीरियड था इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का, ठीक है? ये आप इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये डायनेस्टी किस रीजन में थी इंडिया की बेसिकली, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तो ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। प्लस इस डायनेस्टी का एक हाईलाइट अगर आपके पास है ना, वो आप इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। और इन तीनों चीज़ को एक आर्गुमेंट के अंदर पिरो के आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, राइट? तो अगर आप देख पाओ तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि पाला पीरियड का सबसे पहले मैंने टाइम पीरियड दिया, उसके बाद मैंने यहाँ बताया कि कौन से रीजन में था ये, और उसके बाद एक हाईलाइट दे दिया यहाँ पे कि ये बुद्धिज्म को प्रमोट किया, सपोर्टिंग फेमस सेंटर्स लाइक नालंदा, विक्रमशिला, encouraging art and architecture and trade basically. So this is how you can write an introduction for any kind of theme
अगर कोई डायनेस्टी आ रही है तो अगर डायनेस्टी कोई थीम है तो इस तरीके की थीम पे आप ऐसे सोच के इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज वन लेवल ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन। अगर आपने इतना भी एग्जाम के अंदर सोच लिया तब भी आप बहुत लोगों से बहुत आगे, ठीक है। और दूसरा इंट्रोडक्शन क्या होगा कि हम ये बोल देते हैं कि हर एक डायनेस्टी पे ना आप एक कोड तैयार करके रखो ही रखो, राइट। आप लास्ट में जाओ, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी, कौन सी डायनेस्टी न्यूज़ में थी या नहीं थी। हर एक डायनेस्टी पे आप AI की मदद से भी एक कोड तैयार कर सकते हो और वो कोड हिस्टोरियन का जरूर रखना, राइट। तो वो आपको ज़्यादा नंबर ला के दे सकता है। और पाला पीरियड कई बार पूछा गया है UPSC में, तो ये आपको प्रिपेयर करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कोड इसके ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, द पाला एम्पायर वॉज द लास्ट मेजर स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, fostering a unique blend of religious, cultural and artistic achievement that shaped the region's history। तो ये जो कोड भी है ना जो मैंने यहाँ डाला है, इट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट अबाउट बुद्धिज्म एज वेल, ठीक है। जैसे ऊपर था एक कोड हमारे पास, यहाँ हमने इंडिया अफ्रीका का कोड तो डाला था बट वो डिजिटल पार्टनरशिप का रेफरेंस नहीं दे पा रहा था, दैट इज वाई वी डिड नॉट यूज इट और इसको मैंने कम मार्क्स अवॉर्ड की। बट यहाँ आप देखोगे तो इट इज सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म एज वेल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोड आपके पास है ना, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ ना कुछ सेट कर रहा हो, कुछ ना कुछ हाईलाइट दिखा रहा हो, right? Now I think you have understood. Let's move to the third question. Now this is the question we have. The question says, the Attorney General is the chief legal advisor and lawyer of the Government of India. Discuss. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक ही टॉपिक मिलेगा विच इज़ व्हाट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, विच इज़ आर थीम बेसिकली। अब इसी थीम को हमको इंट्रोडक्शन में लिखना है। नाउ हाउ कैन आई राइट द इंट्रोडक्शन ऑन अटॉर्नी जनरल, ये सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगेन अटॉर्नी जनरल को आप एक्सप्लेन या डिफाइन तो कर नहीं सकते, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपके पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो सकते हैं, उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का रोल क्या होता है, ही इज़ अ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो अब रोल तो आप डालोगे तो फिर वो रिपीटिशन हो जाएगा क्वेश्चन का ही, तो वो मज़ा नहीं आएगा, तो आप रोल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास अटॉर्नी जनरल के लिए के अराउंड, तो अटॉर्नी जनरल आपको पता होगा कि कौन अपॉइंट करता है, इसके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके पास, राइट, अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो आप कोई भी दो पर्टिकुलर लिस्ट से इन्फॉर्मेशन उठाओ, इसको आर्गुमेंट में पिरो और इंट्रोडक्शन लिख दो, राइट। ऊपर भी मैंने आपको जो जो सिखाया यहाँ पे कि आपको सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन उठानी है, जैसे मैंने आपको बताया ना पाला पीरियड के बारे में, एक हाईलाइट उठाया, एक आपने पीरियड उठाया, टाइम पीरियड, एक आपने जैसे रीजन उठाया, एक आपने हाईलाइट उठाया। तो अगर आपको तीनों इंक्लूड करने में आपका आर्गुमेंट बड़ा हो जा रहा है, 3 से 4 लाइन से ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप किसी दो इन्फॉर्मेशन को पहले यूज़ करके इंट्रोडक्शन में डालने की कोशिश करो। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वही करना है कि अगर पास 2-3 इन्फॉर्मेशन आ रही है तो किसी दो को पिरो के आप एक आर्गुमेंट बनाओ और इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करो। तो अगर आप देखोगे सिमिलरली मैंने यही किया हुआ है कि आर्टिकल 76 के बारे में बात की है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन दी है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। बीच में जो लिखा हुआ है ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, वो सिंपली यही चीज़ है कि ही इज अ चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली, राइट। तो आप इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, डायरेक्टली इन दोनों को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो सिर्फ आर्टिकल मेंशन करके भी आगे बढ़ जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, बट अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन को हैवी वेट बनाना है तो ट्राई टू इंक्लूड 2 इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्क्स, राइट। सो एक तत्व इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, राइट। नाउ दिस विल ऑल्सो फेच यू 0.5 मार्क्स, क्योंकि आप जो है फैक्चुअल एस्पेक्ट ही डाल रहे हैं, राइट। किसी भी सिंगल थीम क्वेश्चन में जितना रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। अगर आपने बहुत पहले शक्ति दुबे का अगर वो देखा होगा इंटरव्यू या टॉपर स्टॉक, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि she tries to even start the history question with a recent context ताकि नंबर ज़्यादा मिल पाए। So if you start the thing with a recent context, it will give you marks basically। तो now अटॉर्नी जनरल पे हम recent context कैसे डाल सकते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन है तो आर्टिकल तो देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन तो आर्टिकल तो जरूर जाएगा। अगर आपके पास आर्टिकल है और आर्टिकल आप नहीं डाल रहे, उसको अवॉइड कर रहे हो, तो मार्क्स तो वैसे ही कट जाएंगे। तो यू ऑलवेज हैव टू पुट एन आर्टिकल इन द इंट्रोडक्शन इफ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। नाउ आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल जनरली डिफेंड्स द गवर्नमेंट इन द कोर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट को डिफेंड करता है, वाई, बिकॉज ही इज अ चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोर्ट के अंदर ये डिफेंड करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और यू ऑल्सो नो कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन द कोर्ट, राइट। रफली अराउंड 50% ऑफ द केसेस जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही है, राइट। नाउ आपको क्या करना है, कोई भी एक रीसेंट इवेंट उठाओ, कोई भी एक रीसेंट केस उठाओ जहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट को डिफेंड किया हो, राइट।
और वो केस थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को पता ही नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कैसे इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है कि आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो गया। रिसेंटली अटॉर्नी जनरल डिफेंडेड द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वॉक अमेंडमेंट एक्ट 2025, ठीक है। अब आपको कोई भी एक रीसेंट पर्टिकुलर केस उठाना है जहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट को डिफेंड किया हो और वो थोड़ा वेल नोन केस हो, तब आपको लिखने के बाद मार्क्स वहाँ पे मिलने वाला है, राइट। सो दिस विल फेच यू बेटर मार्क्स देन दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ जो फ्रेमवर्क है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। थीम यहाँ आपको पहचाननी है और फ्रेमवर्क्स यहाँ लिखे हैं, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है और कैसे इसको रेप्लिकेट किया गया एग्जाम्पल, मतलब इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली लिख के वो इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, राइट। सो आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम टाइप 1 के क्वेश्चन में ही मल्टीपल थीम्स में जाने वाले हैं। टाइप 1 क्वेश्चन क्या होता है, जो हमने ऊपर देखा था, स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। बट स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में भी दो टाइप होते हैं, एक सिंगल थीम जो हमने अभी ऊपर देखा और ये मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन। जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन का ऊपर जो है एग्जाम्पल देखा था वो यहाँ पे है। सिमिलरली आप देखोगे ये जो दूसरा क्वेश्चन है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ई गवर्नेंस, दोनों टॉपिक एक साथ इंटरलिंक हो गए इस क्वेश्चन में। सिमिलरली आप देखोगे इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज, ये दोनों टॉपिक एक साथ इंटरलिंक होकर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन और क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, ठीक है। भक्ति मूवमेंट अपने आप में एक टॉपिक है और श्री चैतन्य महाप्रभु एक पर्सनालिटी डाल दिया, ये दोनों थीम इंटरलिंक होकर क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन टाइप 1 है, तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना इस पर, राइट। तो मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन पे इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं उसको देखते हैं ना। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन सेज विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना ग्लोबलाइजेशन यहाँ पढ़ेंगे और सीधे इंट्रोडक्शन में ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन दे देंगे और वहीं अपना गेम ओवर करा देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे है ही नहीं, क्वेश्चन है वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे, यानी कि डी ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज डी ग्लोबलाइजेशन? इट इज डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड टुवर्ड्स अ लेस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, राइट। और आगे आप बढ़ोगे तो आपको एक कीवर्ड और मिलेगा विच इज सोवरेन नेशनलिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास मल्टीपल थिंग इंटरलिंक्ड होकर क्वेश्चन आया, दैट इज डी ग्लोबलाइजेशन और सोवरेन नेशनलिज्म। व्हाट इज दिस? व्हाट इज सोवरेन नेशनलिज्म? इट इज पुटिंग द नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। तो जितने भी कंट्रीज जो हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेती हैं, इट इज बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट, पुटिंग देयर नेशन फर्स्ट। तो ये होता है हमारा सोवरेन नेशनलिज्म। तो अब अगर आप इसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो ओके लेवल का, तो आप किसी भी एक कीवर्ड को अगर डिफाइन करोगे ना तो दूसरे का कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोवरेन नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहे हो, let's read this. Sovereign nationalism refers to the assertion of national identity and self-determination by states over global institutions and agreements. तो यहाँ पे डीग्लोबलाइजेशन का रेफरेंस मिसिंग है, या सिंपल ग्लोबलाइजेशन तो डिफाइन करना ही गलत है। अगर आप डी ग्लोबलाइजेशन भी अगर डिफाइन करते तो उसमें सोवरेन नेशनलिज्म का क्या होगा, रेफरेंस मिसिंग हो जाएगा। तो जब भी आपके पास मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन आ जाए ना, आपको ये समझना है कि इन दोनों के बीच में आपको इंटरलिंकेज करके कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के अंदर। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है तो यू हैव टू डू दिस। नाउ हाउ टू डू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इसमें से एक पर्टिकुलर थीम को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरे का क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। एक को आप एक्सपेंड कीजिए और दूसरे का रेफरेंस ऐसा दीजिए कि कंटेक्स्ट जो है सेट हो जाए, ठीक है। और कंटेक्स्ट अगर आप एक बार सेट कर दिए तो एग्जाम्पल से आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में भी एक आध एग्जाम्पल देकर सब्सटेंशिएट कर सकते हो। सो हाउ टू डू दिस, लेट्स सी दिस। तो अगर आप यहाँ देखोगे जो दूसरा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी ग्लोबलाइजेशन इज रीइंफोर्सिंग सोवरेन नेशनलिज्म। तो मैंने डी ग्लोबलाइजेशन को एक्सपेंड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस दिया है कि डी ग्लोबलाइजेशन से सोवरेन नेशनलिज्म रीइंफोर्स होता है, ठीक है। कैसे होता है? बाई पुशिंग स्टेट्स टू प्रायोरिटाइज सेल्फ रिलायंस ओवर ग्लोबल इंडिपेंडेंस। यानी कि क्या, मैंने यहाँ पे सोवरेन नेशनलिज्म को एक्सपेंड किया, डी ग्लोबलाइजेशन का बस रेफरेंस दिया, राइट। और एग्जाम्पल दे दिया जैसे ब्रेक्जिट, राइज ऑफ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी एक्सेट्रा। इससे मेरा ये कंटेक्स्ट जो है सब्सटेंशिएट होकर आ गया और मुझे यहाँ पे बेटर नंबर मिलेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्राफ्ट द इंट्रोडक्शन इन अ मल्टीपल थीम क्वेश्चन, राइट। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। हैज़ इनिशिएटेड ई गवर्नेंस। अगेन आप देखोगे ई गवर्नेंस अपने आप में एक टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल थीम के साथ इंटरलिंक होकर आया हुआ है, जिसमें थीम क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ई गवर्नेंस। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन दो तो उसमें ई गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाएगा
और सिर्फ ई गवर्नेंस का दे दो अगर रेफरेंस, तो उसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए और कम से कम शब्दों में आ पाए, ताकि आपका इंट्रोडक्शन बड़ा ना हो। तो कॉन्टेक्स्ट को कैसे सेट करते हैं, इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं दोनों कीवर्ड्स को, राइट। और इंटरलिंक करने का क्या मतलब होता है, किसी ना किसी एक को मैं ज़्यादा एक्सपेंड करूंगा और दूसरे का क्या करूंगा, रेफरेंस दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा, किसी एक को एक्सपेंड करूंगा और दूसरे का रेफरेंस दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ टू सब्सटेंशिएट बेसिकली, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इसको मैंने कैसे किया है, यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो इस इंट्रोडक्शन को, विच इज़ गुड लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बेसिकली क्या किया, एक्सपेंड करने की कोशिश की है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क्ड बाय द रैपिड एडवांसेस इन AI, IoT और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो ये तो यहाँ रहा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इट इज़ ड्राइविंग द न्यू एरा ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस को मैंने डिफाइन नहीं किया, बस रेफरेंस दिया ई गवर्नेंस का यहाँ पे। ठीक है, ई गवर्नेंस का क्या किया, रेफरेंस दिया। ठीक है, अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अगर आप ई गवर्नेंस करोगे बेसिकली, तो उससे क्या फायदे होंगे, इनहेंस गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ये सब्सटेंशिएट भी हो गया। अब आप बोल सकते हो सर आप ये कीवर्ड कैसे लेके आए, ये लास्ट वाला कीवर्ड सर आप कैसे लेके आ पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस कीवर्ड्स आप कैसे लेके आ पा रहे हो। तो आपको पता होगा कि गुड गवर्नेंस के 8 प्रिंसिपल हैं और यहाँ ई गवर्नेंस लिखा हुआ है। तो उन्हीं गुड गवर्नेंस के 8 प्रिंसिपल में से मैंने तीन जो है प्रिंसिपल यहाँ डाल दिए, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन को क्राफ्ट किया है बेसिकली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए। दिस इज हाउ द फ्रेमवर्क्स आर जनरेटेड, ताकि आप इंट्रोडक्शन बेटर लिख पाओ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपको फिर से बता पाऊँ तो यहाँ तक इसको मैंने एक्सपेंड किया, ई गवर्नेंस का सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस दिया और गुड गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल थे वो मैंने यहाँ पे लाके डाल दिए। अगर आप देख पा रहे हो तो वो मैंने यहाँ लाके डाल दिए। ठीक है, दिस इज हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेम, और इस पर आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन सेज कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज लेस ट्रू फॉर इंटर रिलीजियस मैरिजेस डिस्कस। तो टॉपिक अगर आप क्वेश्चन की देखने की कोशिश करोगे तो दो टाइप के मैरिजेस की बात की है, एक तो इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजियस मैरिजेस, और ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन की थीम हो गई। ठीक है, अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है विच इज ओके लेवल, तो कोई मैरिज से डिफाइन करके स्टार्ट कर सकता है, राइट, बट नंबर नहीं आएंगे आपको। कोई चाहे तो इंटरकास्ट मैरिज को ही ज़्यादा डिफाइन करेगा, कोई इंटर रिलीजियस मैरिज को जाके यहाँ पे डिफाइन करे। तो तीनों को अगर आप साइलो में डिफाइन करते हो ना, तो कंटेक्स्ट सेट कभी नहीं होगा इंट्रोडक्शन के अंदर, और आपके पास इंट्रोडक्शन में इतनी लिमिट भी नहीं है, वर्ड लिमिट भी नहीं है कि आप तीनों कर पाओ, क्योंकि फिर पेज स्पेस कम हो जाएगा और वर्ड काउंट आपका खत्म हो जाएगा, राइट। तो आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के बीच में इंटरलिंकेजेस देखना पड़ेगा। तो आपको मैं अगर एक अच्छा लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन दिखाऊं कि इंटरलिंकेजेस कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन बना भी है ना, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आया था कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस इंडिया में इतनी हो रही हैं और इंटरकास्ट मैरिजेस 10% हो रही हैं। तो जैसे ही आप डेटा डालोगे इसका कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपको यही बोला है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस कम हैं, ठीक है, बट इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा हैं, और डेटा भी यही बता रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज 10% है और इंटर रिलीजियस मैरिज 2.1% ही। तो जैसे ही आप इसका डेटा डालोगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है। ठीक है, बट आपको जैसे डेटा नहीं आता तो क्या करोगे, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही डिफाइन करना पड़ेगा कम शब्दों में, कि इंटरकास्ट मैरिज मतलब होता है कि सेम रिलीजन के अंदर डिफरेंट कास्ट के अंदर शादियां हो रही हैं, वाइल इंटर रिलीजियस मैरिज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन ओनली दे आर गेटिंग मैरिड। तो ये आप यहाँ डाल सकते हो। तो मैंने इन दोनों को डालने की कोशिश की है यहाँ पे। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिखोगे, तब भी आपका नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक बेसिकली इन मल्टीपल थीम क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, विच इज स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव प्लस एक्सप्लिसिट डिमांड बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ कुछ एग्जाम्पल, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कॉर्च, यानी कि क्या है, ये एक तरीके का स्टेटमेंट है। उसके बाद हाउ लगा के डायरेक्टिव लिखा और एक्सप्लिसिट डिमांड दे दिया, हाउ इट इज मैनिफेस्टेड इन इंडिया। उसके बाद अगेन डायरेक्टिव लगाया, इलेबोरेट, फिर जो है एक एक्सप्लिसिट डिमांड दे दिया कि कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के बताओ। उसके बाद अगेन डायरेक्टिव लगाया, व्हाट, फिर जो है एक एक्सप्लिसिट डिमांड दे दिया कि काउंटर मेजर्स क्या होने चाहिए। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर व्हाट, स्टेटमेंट, डायरेक्टिव प्लस एक्सप्लिसिट डिमांड बेस्ड क्वेश्चन, राइट। पुराने क्वेश्चंस कैसे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट था और डायरेक्टिव पे एंड हो जा रहा था क्वेश्चन, राइट। सिमिलरली अगर आपको मैं नीचे वाला क्वेश्चन दिखा पाऊँ,
तो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, उसके बाद इन दिस व्यू लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एक डायरेक्टिव लग गया, ये यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट था, फिर डायरेक्टिव लग गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लिसिट डिमांड ये पूछ रहा है, ठीक है, विच इज़ एक्सप्लिसिट डिमांड। तो ये इन तरीके के क्वेश्चन को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इसको देखेंगे। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, सिंगल और मल्टीपल थीम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, और थ्रू आउट द क्वेश्चन में आप देखोगे टेररिज्म पे ही क्वेश्चन की डिमांड है, तो यानी कि ये क्वेश्चन सिंगल थीम पे है, बेसिकली सिंगल थीम पे, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हो रही है, बट आगे आप पढ़ोगे क्वेश्चन में तो अगेन ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बातें करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे तो कीवर्ड कुछ और था, फिर यहाँ पे टॉपिक कुछ और आ रहा है, तो यानी कि मल्टीपल थीम इंटरलिंक का क्वेश्चन है। तो एक टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज सिंगल थीम और मल्टीपल थीम। इन दोनों में ही आपको इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका सीखना है मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सिंगल थीम वाले कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिकली घर पे प्रैक्टिस करना। ये सारे क्वेश्चन सिंगल थीम पे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सिंगल थीम पे क्वेश्चन है, इसके बाद कहीं टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, लास्ट तक सिटीजन चार्टर की बात हो रही। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे क्वेश्चन है और लास्ट तक जो है इसी पे बात चल रही, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, लास्ट तक इसी पे बात चल रही। So this is how you have to recognize these questions. Identifying these questions is one of the first step basically. और उसमें ही अगर आपको गलती हो जा रही है तो आपका इंट्रोडक्शन गलत हो जाएगा बेसिकली। तो आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन की थीम हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली थी, टेररिज्म। अब मुझे टेररिज्म पे इंट्रोडक्शन लिखना है। सो या तो मैं टेररिज्म को यहाँ पे डिफाइन करूँ या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कीवर्ड है जो डिफाइन और एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है। डिफाइन हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है। इसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है, जैसे हमने पहले देखे अलग अलग टाइप के थीम्स जहाँ पे हमें टाइम पीरियड, रीजन और एक हाईलाइट लगाना पड़ रहा था। अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लगाना पड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग सकता। तो यहाँ पे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको डिफाइन और एक्सप्लेन कर सकते हो, तो सिंपल और डिफाइन और एक्सप्लेन करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेररिज्म पे करंट डेटा और कॉन्टेक्स्ट डालोगे ना तो ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, और इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं टेररिज्म पे। तो अगर आप किसी एक रिपोर्ट को कोट करके टेररिज्म में कितना राइज हुआ है ये सारी चीज़ें दिखा पाओ, तो दैट विल फेच यू बेटर मार्क्स। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सच टाइप ऑफ लेट्स से थीम्स जहाँ पे करंट अफेयर्स या कोई रिपोर्ट्स आ रही है जिसके डेटा को हम डाल के अगर इंट्रोडक्शन लिख पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, rather than just defining the और explaining the concept, right? So इस सिंगल थीम वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, you just have to give ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का डेटा और आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दो, you will get better marks here, right? आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये भी क्वेश्चन जो है सिंगल थीम पे है, सिटीजन चार्टर पे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ लिखा है सिटीजन चार्टर इज आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी कीवर्ड डाल दिया है। दो दीज आर नॉट टॉपिक अलोन, ये अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो आपका सिटीजन चार्टर ही है, बट दीज आर व्हाट द कीवर्ड्स ओनली बेसिकली, राइट। तो बट इट आगे क्वेश्चन पढ़ो, बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर हमारा थीम है, आप किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ के लिख दो, एक्सप्लेन कर दो, आपको नंबर कम मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सिटीजन चार्टर के बारे में स्टैंड अलोन में बात नहीं हो रही है, उसके ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाले एस्पेक्ट पे बात हो रही है, उसके लिमिटेशन वाले एस्पेक्ट पे भी बात हो रही है। सो अगर आप कुछ ऐसा लिख पाओ इंट्रोडक्शन जहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट ही आ जाए ना, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, इवन इन द सिंगल थीम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दो टॉपिक्स नहीं है बट कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। अगर आप कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दो जिसमें सिटीजन चार्टर भी आ जाए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी आ जाए और कुछ लिमिटेशन भी पता चल पाए, इस तरीके का आर्गुमेंट अगर आप क्राफ्ट कर पा रहे हो तो वो आपको और ज़्यादा नंबर देगा। फॉर एग्जांपल सिंपल सिटीजन चार्टर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो ये तो आप डाल ही नहीं सकते, सिंपल ये लिखोगे तब भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ ऐसा लिखा कि सिटीजन चार्टर इज अ सेट ऑफ कमिटमेंट मेड बाई ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस विच इट डिलीवर्स, दिस इज व्हाट द सिटीजन चार्टर का डेफिनेशन, एज एन इंस्ट्रूमेंट इट प्रोपोगेटेड टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तो ये आपका क्या कर दिया, इसने कंटेक्स्ट सेट कर दिया अदर कीवर्ड्स के साथ। दो इट फेसेस लिमिटेशन लाइक लैक ऑफ पीरियोडिक अपडेशन, तो आपने अगेन लिमिटेशन वाला भी कंटेक्स्ट यहाँ पे सेट कर दिया। तो सिंगल थीम के साथ भी अगर कुछ कंटेक्स्ट है ना, अगर आप वो सेट कर पा रहे हो, दो दे आर नॉट टू डिफरेंट टॉपिक्स हियर, बट सिंगल थीम के साथ भी कभी कभी कंटेक्स्ट आ जाता है, अगर आप वो सेट करोगे ना अपने इंट्रोडक्शन में, यू विल गेट बेटर मार्क्स। और ये सारा चीज़ करने के लिए फ्रेमवर्क्स क्या है, यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्लेन वन थिंग और दूसरे का रेफरेंस देने की कोशिश करनी है, सिंपल।
आप दोनों को एक्सप्लेन करोगे अलग अलग से तो ये बड़ा हो जाएगा, राइट। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज बॉर्डर मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड होस्टाइल रिलेशनशिप विथ सम कंट्रीज, इलुसिडेट द चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट हमारा थीम है यहाँ पे, सिंगल थीम, ठीक है। और आप देखो कि डिफिकल्ट टेरेन का भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद सम अदर कंट्रीज भी आ रहा है। सो अगर ये दोनों कॉन्टेक्स्ट भी अगर आप सिंगल थीम के साथ इनमें जोड़ पाओ, दो दीज आर नॉट डिफरेंट टॉपिक्स एज सच, टॉपिक तो आपका बॉर्डर मैनेजमेंट ही है, बट अगर आप इनको जोड़ पाओ तो यू विल गेट बेटर मार्क्स। सिंपली अगर आप ओके लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन लिखते हो, सिंपली आपने बॉर्डर मैनेजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यू विल गेट सम मार्क्स, राइट। नंबर तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, कुछ मार्क्स मिलेंगे, बट इफ यू आर एबल टू कनेक्ट दीज कीवर्ड्स एज वेल ना, तो यू विल बी गेटिंग मच बेटर मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो पहला लेवल ऑफ जो इंट्रोडक्शन था, सिंपल बॉर्डर मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन किया कि बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ सिक्योरिटी फंक्शन दैट एम्स टू सिक्योर आवर फ्रंटियर एंड सेफगार्ड आवर नेशन फ्रॉम रिस्क इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो रही है, बट अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे ना, दूसरा वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया शेयर्स 15,000 किलोमीटर बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। तो यहाँ पे सम कंट्रीज के साथ 7 कंट्री का रेफरेंस आ गया और कितना बॉर्डर है वो भी आपको पता चल गया। कवर्ड वेरी टेरेन, यहाँ पे टेरेन का भी रेफरेंस आ गया, ठीक है। अब टेरेन कैसी है हमारी, प्रोन टू इंसर्जेंसी, इलीगल माइग्रेशन एंड स्मगलिंग, विच अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। तो हमारे पास बॉर्डर मैनेजमेंट का भी यहाँ पे रेफरेंस आ गया, हमारे पास कंट्रीज़ का भी रेफरेंस आ गया, टेरेन का भी रेफरेंस आ गया, और तीनों को जोड़ के हम एक इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की। सो आपको क्या करना है, इस तरीके से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बीच में इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश करके इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करनी है बेसिकली, राइट। तो अगर आप ये करने में माहिर हो जाते हो तो आप बेटर इंट्रोडक्शंस लिख पाओ। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल थीम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ टाइप 2, ठीक है। अब मल्टीपल थीम क्या होता है कि आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ लिखा हुआ है, बट जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ई गवर्नेंस यहाँ लिखा हुआ है, बट इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस यहाँ लिखा हुआ है। करप्शन यहाँ लिखा हुआ है, बट कोर वैल्यूज यहाँ दिखा हुआ है। तो आफ्टर स्टेट होने के बाद कुछ कुछ टॉपिक्स में चेंज हो जाता है ना, तो वो मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारी थीम थी, और जब आप क्वेश्चन को यहाँ पढ़ोगे आगे कि इन द व्यू ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो ये तो यही है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्रॉस जुडिशरी की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। आप सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन करोगे नंबर नहीं आएंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करोगे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, साइलो में आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो कैसे कर सकते हो कि आपको सिर्फ एक आध चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, बाकी चीज़ों का रेफरेंस डालना है और सब्सटेंशिएट करना है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे किया मैंने आपको मैं दिखा पाता हूँ ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है उसको समझ लेते हैं। सो मोरालिटी क्या होती है, एक इंडिविजुअल की जिसको सही गलत में फैसला करना आ जाए, राइट और रॉन्ग उसको पता हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सही है वो अगर पता चल जाए तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चीज़ें सही हैं, जो वैल्यूज दी हुई ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है। तो दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको अब क्लियर मिलेगा अंडरस्टैंडिंग कि constitutional morality refers to the adherence to the core principles and values enshrined in the constitution, right? This is what the constitutional morality is. तो constitutional morality guides judiciary, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं वही जुडिशरी को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो पहले तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, तो इसके बीच में इंटरलिंकेजेस यहीं स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ की टर्म्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बट एक्सपेंड करूँगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑटोनॉमी जुडिशरी की, और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या करता है, इसके बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है, पावर एक्सरसाइज को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है, ये करता है। और टुगेदर दीज टू टुगेदर क्या करते हैं, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ दीज टू कीवर्ड्स आर व्हाट, दीज टू कीवर्ड्स आर व्हाट, दीज आर व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओनली। यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आपको रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को सस्टेन करने में हेल्प करेगा, विच इज अगेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओनली। तो दिस इज how I have thought to let's say craft this particular introduction basic। तो आपको भी इस तरीके से सोचना है। शुरू में आपको नहीं आएगा बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएंगी और आप इंटरलिंकेजेस बहुत इजीली बना पाओगे, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इफ यू रीड द क्वेश्चन विथ मी,
corruption is the manifestation of failure of core values in the society. In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values of the society? एक टॉपिक आपका करप्शन ना, दूसरा टॉपिक आपका कोर वैल्यूज। तो थीम आपकी क्या होगी? कोर वैल्यूज क्रॉस करप्शन। अगर आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ करप्शन डिफाइन करके चले जाओ, कुछ डेटा दे के चले जाओ, एक्सप्लेन करके चले जाओ, आपको नंबर पूरा नहीं आएगा। उसी तरह सिर्फ और सिर्फ कोर वैल्यूज को अगर आप बता के चले जाओ तब भी आपको नंबर उतना नहीं आएगा। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में इंटरलिंकेजेस फाइंड करना पड़ेगा। और इंटरलिंकेजेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी एक को एक्सपेंड करना पड़ेगा, बहुत एक्सप्लेन नहीं, एक्सपेंड करना पड़ेगा, और दूसरे का रेफरेंस देना पड़ेगा, दूसरे का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं यहाँ देखते हैं। कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी आर द बिलीव्स हेल्ड बाय इट्स पीपल। सोसाइटी का कोर वैल्यूज यानी कि उसके लोगों का जो बिलीफ है, कलेक्टिवली जो लोग हेल्ड किए हैं, वो होता है अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इट्स गाइड देयर कंडक्ट बेसिकली। तो ये हमने कोर वैल्यूज को यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड किया। और फेलियर लीड्स टू व्हाट? करप्शन इन द सोसाइटी, यानी कि कोर वैल्यूज का अगर फेलियर हो जाएगा तो करप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने करप्शन का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, कंटेक्स्ट सेट हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा? एग्जाम्पल लाने की कोशिश करूँगा ताकि बेटर से सब्सटेंशिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्यापम स्कैम यहाँ लिखा हुआ है, वेयर करप्शन रिप्लेस द कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज कौन कौन सी? फेयरनेस एंड मेरिटोक्रेसी इन एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि इस पर्टिकुलर कोर वैल्यूज के फेलियर से व्यापम स्कैम हुआ था, विच इज़ व्हाट द करप्शन हैपेंड देयर। तो इस तरीके से आपको क्राफ्ट करना होता है इंट्रोडक्शन बाय इंटरलिंकेजिंग टू कीवर्ड्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 मल्टीपल थीम क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, इट इज एज मच अबाउट multifarious interaction for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance. यहाँ e-governance लिखा है, यहाँ interactive service model of e-governance लिखा है। कभी कभी क्या होता है, जो मेन टॉपिक होता है ना, वो आपका आफ्टर स्टेटमेंट में आ जाता है। अब इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस जो है एक ज़्यादा प्रिसाइज टॉपिक है देन ई गवर्नेंस। तो अब इंट्रोडक्शन में अगर आप इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस को एक्सप्लेन करोगे, विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑल्सो एंड ई गवर्नेंस ऑल्सो, तो आपको नंबर ज़्यादा आने वाला है, राइट। सो आपको कम से कम पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इस क्वेश्चन में सिंगल थीम थी, मल्टीपल थीम थी, क्या मेन थीम लास्ट में है, क्या ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन को बहुत थॉरोली पढ़ोगे और पूरा पढ़ने के बाद डिसीजन लोगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और ई गवर्नेंस देखा और बस आपके यहाँ पे आके ई गवर्नेंस का डेफिनेशन दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ई गवर्नेंस और इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल को इंटरलिंक करना पड़ेगा और डायरेक्ट डेफिनेशन से ही इंटरलिंक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस enables real-time two-way interaction between the government and citizens where users actively participate rather than remain a passive recipient, right? This will fetch you better marks. ले रहे होगे ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर पाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एनालिटिकल डायरेक्टिव विदाउट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज टाइप 3। अब इस टाइप 3 के अंदर भी आपको सिंगल थीम और मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द सीलियंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। टॉपिक हमारा क्या है, हड़प्पन आर्किटेक्चर। दिस इज ओनली द थीम ऑफ द क्वेश्चन और इसी के बारे में हमको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, और अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन, हमारा एक टॉपिक तो यहाँ आ गया। रिजल्ट्स ओनली इन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, तो दूसरा टॉपिक क्या आ गया हमारा, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल थीम के साथ इंटरलिंक्ड है। तो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक इज ओनली कॉल्ड द थीम ऑफ द क्वेश्चन। तो ये दोनों थीम इंटरलिंक हो गया रहा है, जबकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिंगल थीम के साथ है। तो टाइप 3 में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंगल थीम और मल्टीपल थीम के साथ, और इन पे इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे सिंगल थीम वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। अब आप ये देखो कि कोई भी सिविलाइजेशन हो या कोई भी डायनेस्टी हो, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं अभी हमने सीखा था। जैसे हमने पाला डायनेस्टी की बात की थी जब, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट लेट्स से बेसिकली अ डायनेस्टी, क्योंकि वो सिविलाइजेशन थी। उसका भी आप इंट्रोडक्शन सेम तरीके से लिखो। आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि वेस्टर्न रीजन में था या ईस्टर्न रीजन में था, और एक कोई हाईलाइट आप दे दो। अगर आप एक हाईलाइट दोगे और इनको इन इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक आर्गुमेंट में डाल दो, अगर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे आपको बेटर मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन ओनली, इसका टाइम पीरियड दिया, इसको बताया कि ये वेस्टर्न साउथ एशिया में है ये, और दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। ये इसकी एक हाईलाइट है। तो दिस इज व्हाट द हाईलाइट, दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड, दिस इज द रीजन, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन एक और नाम हो गया इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन क्राफ्ट एन इंट्रोडक्शन बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से फ्रेमवर्क में सोचा जाता है।
सोचने का तरीका ये होता है, उसके बाद आर्गुमेंट क्राफ्ट होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप बस लिखते जाओगे और आर्गुमेंट आप लिख दोगे पर उसके पीछे सोच क्या है वो अगर आपको पता है तो, राइट। नाउ मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास एक कोट हो ऑलरेडी तो उससे क्या होता है, आपके इंट्रोडक्शन में ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी आती है। तो हर एक सिविलाइजेशन पे या हर एक जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है उस पर अगर आप एक कोड प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और आपको पता होगा कि हड़प्पा का 100 ईयर्स अभी हुआ है 2024 में ही, राइट। तो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी मच रेलिवेंट टू कम ऑल्सो, और इसलिए एक अगर आपके पास कोड प्रिपेयर्ड है दैट विल फेच यू बेटर मार्क्स इन द आंसर देन जस्ट राइटिंग दीज इन्फॉर्मेशन, राइट। क्योंकि कोड में ऑथेंटिसिटी आ जाती है और वैल्यू ऐड हो जाता है और आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगर आप देखो क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक मैरिज एज ए सेक्रीमेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। तो द टॉपिक इज व्हाट, सिंगल थीम पे ही मैरिज ही है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि क्या मैरिज जो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है मॉडर्न टाइम्स में अपना सेक्रीमेंटल करेक्टर लूज कर रहा है, अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो आपको इस पर दोनों साइड आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है। बट द टॉपिक इज व्हाट, मैरिज ओनली। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सप्लेन द मैरिज हियर इन द इंट्रोडक्शन एंड यू कैन गेट फ्यू मार्क्स बेसिकली, बट आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले, राइट। What you have to do, you have to find a quote on this particular thing. अगर आपके पास एक ऐसा कोट हो जो आप लिख पा रहे हो और वैल्यू ऐड कर रहा है आपके इंट्रोडक्शन में तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी, राइट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी। नाउ सोसाइटी में से बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, मैरिज, फैमिली, और आपको पता होगा कि ऑल दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस दे आर गोइंग अंडर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया, राइट। जहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी ये लेके चलते हैं बट बहुत सारा मॉडर्न एलिमेंट्स भी ये अपने आप में आज के डेट में कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन तो अगर आपके पास एक ऐसा इंट्रोडक्शन हो जो चेंजिंग नेचर ऑफ मैरिज और फैमिली को बता पाए तो आपको ज़्यादा नंबर मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे हो मेरी बात यहाँ पे, तो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया इज अ साइट फॉर कल्चरल नेगोशिएशन, राइट, वेयर मॉडर्निटी चैलेंजेस बट डज नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। यानी कि मॉडर्निटी चैलेंज तो कर रही है बट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को इंटायरली डिस्प्लेस नहीं कर पा रही। और ये जो है आपको मैरिज जो प्रेजेंट टाइम में एक स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू गुजर रहा है उसको हाईलाइट करते हुए इंट्रोडक्शन है विच विल फेच यू बेटर मार्क्स, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड प्रिपेयर अ कोट अराउंड दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका टाइप 3 और सिंगल थीम पे क्वेश्चन है, दैट इज साइबर अटैक। अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन, डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ साइबर अटैक एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट। साइबर अटैक इज अ थीम, आप इसको चाहो तो एक्सप्लेन करोगे, नंबर नहीं मिलने वाला है। आपको पता होगा कि बहुत सारे साइबर अटैक्स पे डेटा आता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आती हैं। नाउ यू हैव टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन विद दोज रिपोर्ट्स एंड डेटा बेसिकली, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, राइट। सो कौन कौन सी ऐसी थीम्स हैं जहाँ पे आपको डेटा और रिपोर्ट्स पे नंबर मिलने वाला है, कौन कौन सी थीम है जहाँ पे आप अगर एक डायनेमिक नेचर ऑफ कोड प्रिपेयर कर लो तो आपको नंबर मिलेगा, कौन कौन सी ऐसी थीम है जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो है एक इंट्रोडक्शन को क्राफ्ट कर सकते हो। सारे वेरिएशंस आपको यहाँ पे दिखते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो आप उसका नोट जरूर बना के रखना। now आगे बढ़ते हैं और टाइप 3 फ्रेमिंग के मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है उसको देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन और एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। तो थीम क्या हो गई, ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर कल्चर। अब आप चाहे ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कर दो, चाहे आप जो है एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को एक्सप्लेन कर दो, दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करोगे तो किसी ना किसी एक का कॉन्टेक्स्ट छूट जाएगा और आपको नंबर अच्छे नहीं मिले, राइट। और नंबर अच्छे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इन दोनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरलिंक करना पड़ेगा। अब एक चीज़ ये समझो कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। अगर आपको पता हो तो ग्लोबलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि ये इकोनॉमीज़ को, कल्चर को और सोसाइटीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड क्या करता है, इंटीग्रेट करता है बेसिकली, राइट। दिस इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन डज, राइट। नाउ जब मैं इसका एक बेटर इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का रेफरेंस किसके रेफरेंस में आ रहा है, कंज्यूमर कल्चर यानी कि इकोनॉमी के रेफरेंस पे आ रहा है, राइट। तो मैं वहाँ पे कल्चर सोसाइटी की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म कंजम्पशन पैटर्न। अगर आप देखो तो कंजम्पशन पैटर्न, कंज्यूमर कल्चर का कंजम्पशन पैटर्न यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कंजम्पशन पैटर्न बाय इंटीग्रेटिंग मार्केट, मीडिया एंड लाइफस्टाइल। आई एम नॉट यूजिंग सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, आई एम ओनली यूजिंग द इकोनॉमी के अंदर जो कीवर्ड्स आ सकते हैं, दैट इज मार्केट, मीडिया, लाइफस्टाइल, राइट। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है वो अलग है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आएगा तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड किया और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गिविंग राइज टू द एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, यानी कि मैंने इसका बस रेफरेंस दे दिया।
ठीक है, मैंने ग्लोबलाइजेशन को एक्सपेंड किया और इसका रेफरेंस दे दिया कि इसकी वजह से एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर राइज हो रहा है। और एग्जाम्पल अगर देखो तो फास्ट फैशन, ब्लैक फ्राइडे सेल देके मैंने अपने कंटेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे सेट किया था उसको सब्सटेंशिएट भी कर दिया, राइट। और ये इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले, राइट। एंड ऑल दोज पीपल हु हैव रिटन लास्ट ईयर मीन्स दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ दे कैन राइट बेटर इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड के साथ जाओगे और तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दीज लिंकेजेस वेरी क्विकली, राइट। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ये भी टाइप 3 का क्वेश्चन है मल्टीपल थीम के साथ। क्वेश्चन सेज टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे तो एक तो पार्लियामेंट हमारी थीम हो गई, एक हो गया एग्जीक्यूटिव। दोनों में अगर आप देखोगे दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट। एक है लेजिस्लेचर और एक है एग्जीक्यूटिव। नाउ पार्लियामेंट के बारे में लिखो, चाहे एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखो, चाहे अकाउंटेबिलिटी के बारे में लिखो, आपको नंबर नहीं मिलेगा अकेले अकेले लिखने पे, आपको इनको इंटरलिंक करना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, राइट, हाउ वी कैन इंटीग्रेट, ये आपको सोचना पड़ेगा। नाउ सोचना कैसे पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब सोचना पड़ेगा, राइट। जब आप हमारे साथ FLT लिख रहे होगे या PYQ प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आपको थोड़ा अपने थिंकिंग पे जोर देना पड़ेगा। जब आप वो दे दोगे ना तो रियल एग्जाम टाइम में आपको पैटर्न्स अपने आप दिख रहे होंगे, राइट। आपका ह्यूमन ब्रेन अपने आप ये सारी चीज़ें कैच कर लेगा बेसिकली। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास आर्टिकल 75 है, ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 75 है विच सेज व्हाट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटिव्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी कि इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट मुझे आर्टिकल 75 के अंदर मिल जा रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर एंड पार्लियामेंट इन जनरल एज पर आर्टिकल 75। और पार्लियामेंट कैसे होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव पे, थ्रू क्वेश्चन आर, नो कॉन्फिडेंस मोशन एटसेट्रा, ठीक है। सो दिस इज हाउ you can craft an introduction. You have to find the interlinkages basically, right? And this is a difficult task, but अगर आपने प्रैक्टिस करते समय इसको जोर दे के सीख लिया तो आपको एग्जाम में ये पैटर्न्स अपने आप दिखेंगे और आपका थिंकिंग फास्ट रहेगी बेसिकली, राइट। सिमिलरली अगेन अगर आप देखोगे क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन का है और गवर्नेंस का है, डिसेंट्रलाइजेशन का है, गवर्नेंस का है। अगेन डिसेंट्रलाइजेशन या गवर्नेंस अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो नंबर नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरलिंक करना पड़ेगा। और इंटरलिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक को तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, नॉट एक्सप्लेन, थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, और दूसरे को क्या करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस डालना पड़ेगा। उसके बाद चाहो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो ये आपको 3 चीज़ करनी पड़ती है टू राइट अ कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश की है, जिसका मतलब शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। इट हैज चेंज्ड गवर्नेंस लैंडस्केप फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यानी कि मैंने गवर्नेंस का रेफरेंस भी डाल दिया यहाँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 73rd और 74th अमेंडमेंट का एग्जाम्पल भी दे दिया। नाउ दिस इज व्हाट अ बेटर इंट्रोडक्शन देन ऑल दीज टाइप्स, राइट। एंड इफ यू राइट दिस यू विल गेट बेटर मार्क्स। सो हाउ टू इंटरलिंक इट, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 विच इज द लास्ट टाइप, दैट इज नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव विदाउट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इनके सिंगल और मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे उसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सिंगल थीम और मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन पहचानने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेज। नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे डायरेक्टिव जो कि डायरेक्ट हैं, जिसके अंदर कुछ हिडन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, ये लगाओ, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में थ्रू आउट द सुनामी की बात हो रही है, आपका टॉपिक ये है सुनामी, और इस कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस, यही पूछा जा रहा है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो व्हाट लगा हुआ है, ठीक है, हाउ लगा हुआ है, ये भी नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव बेस्ड विदाउट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि मल्टीलैटरलिज्म भी यहाँ लिखा है, प्रोटेक्शनिज्म भी लिखा हुआ है, बायलैटरलिज्म भी लिखा हुआ है। तो ये सारे कीवर्ड जो है मल्टीपल टॉपिक अपने आप में इंटरलिंक होकर आ रहा है। सो दैट इज वाई इट इज अ मल्टीपल थीम क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट अ सिंगल थीम क्वेश्चन, राइट। अब इन दोनों का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ। दीज आर सिंगल थीम टाइप 4 क्वेश्चंस, राइट, ठीक है, सब में सिंगल टॉपिक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। द क्वेश्चन सेज व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्स ऑफ आर्टिक रीजन।
ठीक है, क्लियरली आपके पास टॉपिक क्या है, थीम, दैट इज आर्टिक रीजन। अब आर्टिक रीजन को आप डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, और क्योंकि एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। नाउ इस तरीके के थीम जहाँ पे आप डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, वहाँ पे क्या करना होता है आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन पिकअप करनी पड़ती है, ठीक है, और इन्हीं इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन करके आपको एक आर्गुमेंट क्राफ्ट करना पड़ता है ताकि आप उसको इंट्रोडक्शन में लिख पाओ, ठीक है। सो नाउ फॉर दिस, अगर आपके पास आर्टिक रीजन आ गया तो आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि पहला तो इसका जोग्राफिकल रीजन थोड़ा सा और प्रिसाइज बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ पोल के आसपास है, ठीक है। दूसरा, इस रीजन का एक की हाईलाइट आप दे सकते हो, बेसिकली की हाईलाइट विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके एक आर्गुमेंट क्राफ्ट करो तो आपका इंट्रोडक्शन आप लिख पाओगे, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, द आर्टिक रीजन लोकेटेड अराउंड नॉर्थ पोल, यानी कि हमने पहला पैरामीटर यूज़ किया यहाँ पे, और जो दूसरा एस्पेक्ट है इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, रिच इन रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड होम टू क्रिटिकल रिसोर्सेज, दैट इज हाईलाइट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो ये दोनों को इंक्लूड करके मैंने इंट्रोडक्शन को यहाँ पे क्राफ्ट कर दिया। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक बेसिकली, कि ये एक ऐसा थीम है जहाँ पे आप डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं जा सकते, तो और क्या कर सकते हो, लेट्स कलेक्ट सम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू कंबाइन दैट एंड राइट द इंट्रोडक्शन बेसिकली। तो ये अगर आपने सोच लिया, उस पर प्रैक्टिस कर ली, तो आप बहुत क्विक हो जाओगे इन राइटिंग इंट्रोडक्शंस। नाउ हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि जो भी रीजन्स है ना, रीजन स्पेसिफिक कोड आप तैयार करके ही रखो ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास साउथ चाइना सी है तो उसका कोड आप एक ऑलरेडी तैयार करके रखो। आपके पास सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, इन सारे रीजन्स का ना कोड तैयार करके रखो ताकि आप इंट्रोडक्शन लेवल पे ही क्या कर पाओ, एक बेटर इंट्रोडक्शन ऑलरेडी वैल्यू एडिशन के साथ लिख पाओ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हर्ष वी पंत का क्या है कोट है, द कोट सेज फॉर इंडिया द आर्टिक इज नॉट जस्ट डिस्टेंट ज्योग्राफी बट अ वाइटल एरिना फॉर एडवांसिंग नॉलेज, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। नाउ ये जो कोट है उसमें ये जो कोट आपको इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट दे के आ रहा है, यानी कि आपको ये आर्टिक रीजन और उसमें इंडिया का इंटरेस्ट दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेट करके दे रहा है। तो दिस इज अ मोर प्रिसाइज कोड विच विल गिव यू अ बेटर मार्क्स, राइट। नाउ ये एक और क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको घर पे देखना और पढ़ना, ठीक है। अब हम मल्टीपल थीम वाले क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप 4 के। टाइप 4 का मल्टीपल थीम वाला क्वेश्चन हमने देखा कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, डिमांड बहुत डायरेक्ट रहेगी, व्हाट वाई हाउ के साथ सजेस्ट मेजर्स, आइडेंटिफाई फैक्टर्स, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बट टॉपिक्स हो सकता है मल्टीपल इंटरलिंक दो, तो आप क्या करोगे, इनके भी फोटोज़ ले लो, घर पे जाके इनको ढंग से पढ़ने की कोशिश करना और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि सिंगल थीम या मल्टीपल थीम, और मल्टीपल थीम्स भी है तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंटरलिंक हो के आ रहे हैं, और उन इंटरलिंकेजेस को इस्टेब्लिश करके आर्गुमेंट क्राफ्ट करने की कोशिश करना। सो मूविंग ऑन, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। Here's the question. The question says highlight the difference in the approach of Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi in struggle for freedom. तो आप देखोगे एक आपके पास पर्सनैलिटी ये है और दूसरी पर्सनैलिटी आपके पास महात्मा गांधी, तो दोनों पर्सनैलिटी के कंबाइंड पे क्वेश्चन आ रहा है। नाउ आप इंट्रोडक्शन में अलग अलग पर्सनैलिटी को अलग अलग एक्सप्लेन या डिफाइन या उनके बारे में नहीं लिख सकते, क्यों, इससे आपका वर्ड लिमिट बढ़ जाएगा बेसिकली, राइट। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखोगे तो गांधी जी का कॉन्टेक्स्ट मिस होगा, गांधी जी के बारे में सिर्फ लिखोगे तो सुभाष चंद्र बोस जी का कॉन्सेप्ट मिस होगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। तो अगर दो पर्सनालिटी के क्वेश्चन आ जाए एक साथ तो कैसे कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली क्या करोगे कि पहले तो आप उन दोनों लीडर के में क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो बता दो। फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी वर 2 की लीडर्स इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। दे शेयर्ड कॉमन गोल ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस, आपने ये बता दिया कि उनकी कॉमनैलिटी बता दिया, तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट दैट यू हैव टू डू। और उसके बाद बट हैड डिफरेंस मेथड एज वेल, तो उसके बाद आप डिफरेंस हाईलाइट करो, ठीक है। तो बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स के अंदर आपको पहला आर्गुमेंट उनके लिस्ट से स्टार्ट करना है, कॉमनैलिटी से जो उनमें सिमिलैरिटी थी, और दूसरा डिफरेंसेस से, ठीक है, कि बट दे हैड डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस का बस क्या देना है, रेफरेंस देना है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि आप डिफरेंसेस जब बोल दोगे तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल से ही सब्सटेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी क्या थे, नॉन वायलेंस की तरफ ज़्यादा इंडोर्स करते थे और बोस जो है मिलिटेंट अप्रोच रखते थे, राइट। सो अगर आपके पास दो पर्सनैलिटी इंटरलिंक करके क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट वुड यू डू, पहले फ्रेज में आप क्या करोगे, उसके बारे में कॉमनैलिटी के बारे में बात करोगे, रेफरेंस दोगे किसका, डिफरेंसेस का, और फिर डिफरेंसेस के एग्जाम्पल से यहाँ पे सब्सटेंशिएट कर दोगे। दिस विल फेच यू बेटर मार्क्स, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। नाउ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन लिखने का ट्राई करना आप घर पे, और जब नहीं समझ में आए तो आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, राइट। नाउ विद दिस आवर लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड, एंड आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन लिखने के फ्रेमवर्क समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इन लेक्चर्स को बार बार रिविजिट करो। ये लेक्चर्स आपको हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, आपको बार बार देखना पड़ जाए। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ऑब्जर्व करो, कौन से टाइप के हैं, क्या उनकी फ्रेमिंग्स है, सिंगल थीम है या मल्टीपल थीम है, और उनके इंट्रोडक्शन को लिखने की कोशिश करो। तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी और तब जाके आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। नाउ अगर आप इस बार मेंस 2026 में अपीयर कर रहे हो तो आप इस QR कोड का यूज़ करके हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम के बारे में इंक्वायर कर सकते हो। और स्मैश मेंस प्रोग्राम थ्रू मेंटोरशिप विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल, जिससे आप मेंस के एग्जाम को निकाल पाओ। नाउ अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोई डाउट था, आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो अपने डाउट्स, ताकि मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाऊँ।